अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खलील और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का मातम भी है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, कभी कभी एक वाकया सिर्फ एक फर्द के साथ होने वाली ज्यादती नहीं होता, बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर पर एक गहरा जख्म बन जाता है। सिंध के जिला जैकबाबाद में पेश आने वाला एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा है, बल्कि हमारे समाजी रवैयों की संगीनी को भी बेनकाब कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक औरत की हिम्मत भी है, जुल्म की इंतहा भी, और इंसाफ के इंतजार में गुजरने वाली तकलीफ दे घड़ी। सिंध के जिले जैकबाबाद में पेश आने वाला एक अफसोसनाक वाकया न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि हमारे माशरती रवैये पर बड़ी गहरा सवाल उठाता है। मशहूर टिकटॉकर सारा बलूच को मुबीना तौर पर टिकटॉक के बहाने धोखे से घर बुलाकर 4 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया, शदीद तशद्दुद किया और फिर इंसानियत सोच इक़दाम करते हुए उनकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुतासरा खातून ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मुकदमा दर्ज करा गया, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। इत्तलात के मुताबिक FIR में नामजद मुल्ज़िमान शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि मुतासरा खातून और उनके शोहर को संगीन नताज देने की भी धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि शोहर अब्दुल जब्बार जखरानी पर कातिलाना हमले की भी इत्तलात सामने आई हैं। ये सवाल अहम है कि अगर मुकदमा दर्ज हो चुका है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या बाअसर होना कानून से बालातर होने के मुतारिफ है? क्या एक खातून को इंसाफ के लिए आवाज उठाने की सजा दी जा रही है? सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करना न सिर्फ इखलाकी बल्कि कानूनन भी संगीन जुर्म है। ऐसे में पुलिस की खामोशी और कार्रवाइयों में ताखीर अवामी तशवीश और इजाफा कर रही है। क्या मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है? क्या मुल्ज़िमान को कानून के कटघरे में लाया जाएगा? ये केस भी असर व सुरूक की नजर हो जाएगा। ये सिर्फ एक खातून का मामला नहीं, बल्कि हर उस औरत का सवाल है जो इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखती है। मजबूर सिंध की बेटी की सिसकियों में वही दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसे वाकयात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर वो कौन सी जहनी कैफियत होती है जो इंसान को इस हद तक बेहिस बना देती है। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि जब ताकत, मर्दाना बरतरी का एहसास और समाजी बेखौफी एक साथ मिल जाएं, तो इंसान के अंदर का खौफ खत्म हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब जुर्म करने वाले खुद को कानून से बालातर समझने लगते हैं। माजी में भी ऐसे कई केसेस सामने आए जहां मुतासरा ख्वातीन को न सिर्फ जुल्म सहना पड़ा, बल्कि इंसाफ के लिए एक तवील और तन्हा जंग भी लड़नी पड़ी। सारा बलोच, आप बताइए क्या मामला हुआ था और कौन जवाबदार थे और किस तरह आप वहाँ गए थे? जी, मैं एक टिकटॉकर हूँ। मैं अक्सर फैमिली प्रोग्राम में जाती हूँ। लोगों ने कहा हमारी बीवी बच्चे हैं, वो आपके साथ वीडियोस बनाएंगे, आपकी परस्तार हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैं यहाँ से गया था, मेरे शौहर भी मेरे साथ था, तो मेरे शौहर को उन लोगों ने आने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी बीवी बच्चे हैं ऊपर, आप यहाँ पे खड़े रहो, हम वीडियोस बनाकर आपकी बीवी को भेज देंगे। तो मैं ऊपर गया, लोगों ने मुझे इस्तकबाल किया, उन लोगों ने मेरा फूलों से इस्तकबाल किया। तो उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। 2 रूम थे, एक कमरे में मुझे ले गया, मुझे उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया। उन लोगों ने कहा रिलैक्स हो जाओ, मेरे बीवी बच्चे आपके साथ वीडियोस बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें, अपनी बीवी को बुलाएं, मैं वीडियोस बना के मैं वापस जाऊंगी, मुझे देर हो रही है। तो उन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, काटा मारा एक,
तो मैंने कहा क्यों चाटा क्यों मारा, तो उन लोगों ने कहा आप टिकटॉक बनाते हैं, हमारी जखरानी कास्ट है, आप लोगों ने उसे बदनाम करके रख दिया, आइंदा आप वीडियोस नहीं बनाए। तो मैंने कहा ये कौन सी बात है, वीडियोस नहीं बनाए, तो आप लोगों ने मुझे वीडियोस बनाने बुलाया। तो इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती किया, 4 बंदे थे, मारा मुझे, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, मेरे गंदे गंदे वीडियोस बनाए इन लोगों ने। तो मेरे शोहर को उन लोगों ने कहा कि ज्यादती के बाद, तो उन लोगों ने कहा मैंने आपकी वीडियोस बनाए हैं, तो टिकटॉक आपने नहीं छोड़ा तो मेरे गंदे वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करूँगी, बहुत ज़्यादा 40 वीडियोस होंगे, एक उन लोगों ने अपलोड भी किया था। तो मेरे शोहर को इन लोगों ने कॉल किया, मैं नीचे गया, तो मेरे शोहर ने कहा, मैं रो रही थी, मेरे शोहर ने पूछा क्या क्या मसला है, तुम रो क्यों रही हो? तो मैंने कहा आप चले यहाँ से। तो मेरे उन शोहर ने पूछा, तो मैंने रो की ये बातें बता दिया। तो मेरे शोहर मैं उस शोहर घर पे आ गया, मैंने एक वीडियोस बनाई है, मैंने कहा जखरानी 4 बंदे थे और 3 ने ज्यादती किया, एक ने नहीं किया, तो मुझे उन लोगों ने मारा, उन लोगों ने मेरे गंदे गंदे वीडियोस बनाए हैं। तो मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस बना के अपलोड किया। तो सुबह हो गया तो उन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन लोगों ने कहा आपने वीडियोस छोड़ दिया, तुमने बंद नहीं किया वीडियोस बनाना। तो उन लोगों ने मेरे गंदे वीडियोस एक अपलोड किया। अकमल वागो जो मकान का मालिक है, एक खादम, एक पीड़ा, एक मौला बख्श, जखरानी है, 4 बंदे। मैंने 3 बार प्रेस क्लब गया था, पहले पुलिस ने वाकया किया था, वही वाकया भी गया हूँ, और दूसरा फायरिंग हो गया था, मैं इस वाकया भी गया। तो पुलिस ने मानने से इनकार किया, कह रहे थे आप झूठ बोल रहे हो। तो उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया मैं स्मगलर करती हूँ, मैं कार की चोरी करवाती हूँ सखर में। बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे भी जलील हो रहे हैं, तनकीद भी हमें उसके भाई कर रहे हैं, मुजरिम है ना उसकी भाई, वो मारने की भी धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मैं मर जाऊंगी, इस केस से हाथ नहीं हटाऊंगी, उन लोगों को सजा दिलवा के रहूंगी। हवाला इस टाइम कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा है, मैं अकेली, मैं हूँ, मेरे शोहर हैं, हम दोनों खड़े हैं। जो जवाबदार है ना, वो अभी तक खुले शहर में घूम रहे हैं, अच्छी खासी हमारी जिंदगी थी, वो खुश थे घर पे। इन लोगों को मसला था, जखरानी का आजाद बदनाम किया आपने, ये सा वैसा, कोई इंसाफ देगा नहीं देगा, खुदा जरूर इंसाफ करेगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक वाक़े का नहीं बल्कि एक पूरे निजाम का है। आखिर क्यों ऐसे जराइम अब भी हमारे मुआशरे में जन्म ले रहे हैं? वो कौन सी सोच है जो चंद नौजवानों को इस हद तक ले जाती है कि वो एक औरत की इज्जत, उसकी जिंदगी और इसकी इज्जत नफ्स को खेल समझ लेते हैं? और क्या ये महज चंद अफराद का जुर्म है या इसके पीछे वो खामोश समाजी रवैये भी शामिल हैं जो मुजरिमों को हौसला देते हैं और मुतासरा अफराद को तन्हा छोड़ देते हैं? जब इंसाफ की रफ्तार सुस्त हो जाए तो मुतासरा अफराद के लिए हर दिन एक नई आजमाइश बन जाता है। ऐसे खानदान सिर्फ मुजरिमों से नहीं बल्कि खौफ, दबाव और तन्हाई से भी लड़ते हैं। इन्हें हर लम्हा ये एहसास सताता रहता है कि कहीं इनकी आवाज़ ही इनके लिए मजीद खतरा न बन जाए। मुतासरा खातून और इनके शौहर को मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। यहाँ तक कि शौहर अब्दुल जब्बार जकरानी पर कातिलाना हमले की इत्तला भी सामने। सारा मेरी बीवी है, ये इशू चल रहे हैं, तो इसके साथ जो ज्यादती हुई है वो इसका जो जवाबदार है अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हमारे को धमकियां मिल रहे हैं और मेरे ऊपर हमला भी हो गया 3 दिन वहाँ सुमरा शाख पे, जो एयरपोर्ट थाने की हद है, वो सब लोग देख रहे थे, मेरे भी रिश्तेदार वहाँ खड़े हुए थे जिस जखरानी ने हमला किया है। तो एक बंदे के घर में रेड भी किया है हमने। अभी मारने की धमकी सारे लोग दे रहे हैं, इसलिए तो हमारे को कुछ लोगों ने बोला कि ये तेरे को कत्ल कर देंगे, तुम जेकबा छोड़ दो। अभी कुछ अरसे मतलब एफआईआर जब से हमने काटा है 15 दिन हो गए, कोई जवाबदार गिरफ्तार नहीं हुआ है, खुले हम घूम रहे हैं शहर में। अभी भी मेरे पास फोन आया, बोलता है ये तो जवाबदार जो खुले हम शहर में घूम रहे हैं, तो आप तो इसको कुछ नहीं कर सकते। तो कितने जवाबदार हैं, क्या नाम है उनके? जवाबदार सर 4 हैं। एक तो मालिक मकान है, अकमल वागो सरदार है, वो गिरफ्तार है। और दूसरा खादम हुसैन जखरानी है, वो पीपी वालों का खास बंदा है, उसको पीपी का ताकत बहुत है, वो भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और 2 जिसका हमने नंबर दिया है फ़ोन करके, जिसने हमको बुलाया है, वो एक अपना नाम बता रहा था
मौला बख्श गुलवानी, दूसरा नाम बता रहा था पीड़ा टोकानी, दोनों जखानी, यानी 3 मुलजम वो जखानी जो वो है। अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए हम जैकबाबाद छोड़ के अभी हमारा राय सखर में है सर। जैकबाबाद का ये वाकया हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए क़वानीन और इदारे किस हद तक मुयस्सर हैं। अगर एक मुतासरा खातून मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद खुद को गैर महफूज महसूस करे तो ये सिर्फ एक केस का मसला नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर सवाल है। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे जराइम के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई कर सकते हैं ताकि किसी और औरत को इस अजियत से ना गुजरना पड़े? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, वेलकम बैक। बाज़ औक़ात जराइम की खबरें सिर्फ एक वाक़या नहीं होती बल्कि मुआशरे के ज़मीर पर एक गहरा सवाल बनकर उभरती हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील रोहेला वाली के इलाके सुल्तान वाला में पेश आने वाला एक ऐसा ही लर्जा खेज वाक़या है जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। एक शख्स जो बरसों परदेस में मेहनत मजदूरी करता रहा, अपने घर वालों के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए रहा। 2 साल बाद जब वो सऊदी अरब से वापस अपने घर लौटा, उसे क्या मालूम होता था कि वो जिस दहलीज को अपना सकून समझता है वही इसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुआ। नाज़रीन, आज की जो कहानी है एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो मुकद्दस रिश्ता है। इस मुकद्दस रिश्ते को तार तार कर दिया गया। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुल्तान वाला में एक लर्जा खेज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 मासूम कमसन बच्चों की मां ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। ये कत्ल कैसे हुआ, क्यों किया गया, इसके पीछे तमाम तर मकासद क्या थे, ये तमाम तर कहानी आपको दिखाएंगे इस जुर्म की कहानी में। ऐसे वाक़यात सिर्फ एक घर को नहीं तोड़ते बल्कि मुआशरे की बुनियादों को भी हिला देते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी नफ्सियाती और इखलाकी ग्राउट है जो इंसान को इस हद तक ले जाती है कि वो अपने ही शरीके हयात के कत्ल की मंसूबा बंदी करने लगता है। माजी में भी हमने ऐसे कई सानेहात देखे हैं जहां लालच, नाजायज ताल्लुकात या वक्ती ख्वाहिशात ने इंसान को अंधा कर दिया, लेकिन हर बार एक ही कहानी सामने आती है। एक खानदान बिखर जाता है और इंसाफ का इंतजार बरसों तक एक अजियत बनकर जिंदा रहता है। तुस दसो तुहाडे बेटे को कहें कत्ल कीते, ये तमाम तर हकायक हैं। क्या तुहाको पहले भी पता है कि ये बंदा तुहाडी जिहड़ी नूंह है उहदे नाल आंदा है? बच्चे को तुसा पूछा क्या आखसो? पहले ठीक है, ये 2 साल दे विच मेरा पुत्र मदीने चलिया गया वाला, ये पिछो फिट खड़ी है, खराब थी गई है, साकू ना पता हुंदा, साकू ना वणंदी डर ते कल्ली रहंदी है। मेरा घर उथा है, मैं कहना नहीं हम कोई ना आंदा। ये बाल में को दसे ने हन सड़ी मां मोबाइल ते गाल करेंदी खड़ी है। मैं वाला वहां दारे खड़ ते पूछा हां बाल क्यों आदे बैठन, इवें तो कहीं गैर नाल गाल करें आदि कूड़ मरेंदी, कूड़ मरे बाल पैसे नहीं मिलेंदी तो तई कूड़ मरे बाल अगे इवें आदन हुण इवें आदन तुसा ना मने जावे। ए जवान नाल गाल करेंदी मोबाइल ते। मेरा पुत्र जन वेले आए उडो सावरे गई घिन गई वड्डी छिड़कुटी कई आई हूँ रात वाल तो गोलियां खवाने से मनी बैठी है ते आप ही मशवूक साडते कट्ठे रलते मारे सी था बिया कोई कहना या एक निक्की छोटी छुए रही घर ए माँ को आदि पिए मी जरा इडे कहो हे ते कहीं आए वो आदि चप चप सम सम इडे जन नचदे पेन वाल छेर समझी जब 3 दफ़ा वाल उठी गई वाला आंदी मेरे कट्ठे सम वेंदी वाल वेच रात दे जब मेरे को आदि हूँ तेरा पीऊ फौत थी गए ए निक्की आदि ते असां फजर को आए हैं मोए थे मैं कि शाम को तो मेरा पुत्र ठीक ठाक हा सावरेंगे ते फजर को जो असां सुने जणो फौत ही थी गए। भाई किवें फौत थी गए ना उनके सिरे दर्द ही ना कचाई में मेरे पुत्र को मार दितो से नशा दे ते रलते जुल्म कीते थी मेरे पुत्र दा जरी एक कख जरी तला कई ना कोई में चुम चुम गाला ॾाढी हर शइ को ॾींदा ना कि जिवें कोई ट्रमती राणी कपेंजन वार करेंजन ए करेंजन खटड़े ते खांदी है को कहीं खबर न हो सच चाहती थे एक गंदी खराब थी गई तो मेरे पुत्र को मरा घचे थी आप चली वने मेरे पुत्र को न मारे मैं रो रो ते हुण अंधी थी बैठी मेरे निके निके बच्चे नहीं है 3 महीने को किमें पले सा किमें संभेसा इतना मेरे पोतरी दे नाल चंगा है इन्हें कई गाल को ना डिठा इंदा पीऊ ना मनेदा थी हुण जण तक ही नहीं मनेदा मेरा बच्चा मैं क्या कर सकती हाँ। असा को तो इहो पता है जो वेली ये रात को नशा देते फजर को आप दसेंदी पिए जले पुलिस को दसेंदी पिए पहले ठीक है फजर को पुलिस को वाला बयान लिते ने थी भाई मैं सजे अपने यार को ते मैं नशा दीते। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है आखिर ऐसे जराइम अब भी क्यों जन्म ले रहे हैं?
معاشرے میں رشتوں کا تقدس کہاں کھو رہا ہے اور وہ کون سی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جو کسی کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کو قتل گاہ بنا دے؟ اور کیا ہمارا سماجی ڈھانچہ، ہمارے ادارے اور ہمارا اجتماعی شعور ایسے سانحات کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ یہاں اب بھی ہر واقعے کے بعد صرف افسوس کرنے تک محدود۔ بال ساکو ہون دسینن بھئی ساڈی امی گال کرینی ہے ویڈیو کال، وہ ہینڈ فری بندہ لئی بیٹھا ہوندا ہے، ساڈی امی نال گال کریندا ہے تے ساڈی امی ساکو بھی آدھی ہے بھی تیرا چاچو ہے تساں انہاں نال گال کیتی کرو۔ وہ گھر دے وچ آندا ہی؟ نہ گھر دے وچ کہنا آندا ہے۔ اچھا بچے نے کہنا ڈٹھا ہے؟ جی بچے آدھے نا سا گھر دے وچ کہنی ڈٹھا، اے ویندی ہے شہر دا بہانہ بنا کے جے کہیں سہیلی دا۔ کتنے سال تو تہاڈا بھائی گھر دے وچ کہنا آندا ہے؟ 2 سال۔ سعودی ہے یا دبئی ہے؟ سعودی ہے۔ اچھا سعودی دے وچ آئی۔ او عورت گھر دے وچ کلی رہندی ہے یا اون دے نال تہاڈی بھی کوئی فیملی دا بندہ رہندا ہے؟ نہیں کل ہی رہندی ہے، کل ہی رہندی ہے بالکل۔ اچھا اس سارے سینیریو کو کیا دیکھ سو کیندا قصور ہے؟ او مائی دا قصور ہے یا اون بندے دا قصور ہے جیں آ کے مارے؟ یہ سر چھڈوایا تو ہی ہے نا، بے صفدر کو اپنے رستے تو ہٹاؤں تو بال تو میں شادی کر گئی سوں، چھڈایا تو ہی میں نے ہے نا، بال انہیں دعائیں بندے نے رال تو ان کو مارے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی جاری تحقیقات اس کیس کو کس انجام تک پہنچاتی ہیں اور عدالت میں اس کے شواہد کس حد تک مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مقتول کے لواحقین آج بھی انصاف کے انتظار میں ہیں۔ وہ بچے جو اپنے باپ کی واپسی کے خواب دیکھتے تھے اب شاید صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کا قصور کیا۔ ایس ایچ او طاہر رولہ والی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا یہ جو واقعہ ہوا ہے، ملزم گرفتار ہوئے، سب سے پہلے لیڈیز کو گرفتار کیا گیا، کیا موقف اختیار کیا گیا لیڈیز نے، اور جو اب یہ ملزم گرفتار ہوا ہے کیا تفتیش جاری ہے، کیا کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری طرف سے تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ سال کے جو پہلا دن تھا اسی دن ہمیں وہ اطلاع ملی ہے، میں اور ڈی ایس پی صاحب موقع پہ پہنچے تھے، جا کے ہم نے بریک بینی سے ملاحظہ موقع کیا ہے، وہاں اس کی بیوی اور اس کے ریلیٹیو کو بھی انٹروگیٹ کیا ہے۔ اسی وقت ہمیں تھوڑے سے مشکوک حالات نظر آئے تو پھر انہوں نے ان کے وارثان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں اس کی بیوی پہ شک ہے، تو اس وقت انہوں نے نامینیٹ ایف آئی آر کروا دی تھی اس شہناز بی بی پہ۔ پھر ہم سے جتنا ممکن ہوا ہم نے ٹیکنیکل طریقے سے ورک کیا ہے، ہیومن ریسورس استعمال کیے ہیں، ان کی فیملی کو انٹروگیٹ کیا ہے کہ کیا سے کیا کوئی نئی ہمیں بات کہیں سے مل جاتی تھی۔ تو اس کے بعد جب ہم نے سی ڈی آریں نکلوائی ہیں تو اس کا ایک آشنا نکلا ہے جو طارق نامی لڑکا تھا، پھر ہم نے اس کی سی ڈی آر نکلوائی ہے، تو اسی رات طارق جو جتوئی ہے اس کی لوکیشن ادھر روہیلا والے میں آئی ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ تو پھر ہم اس کی جو بی پارٹیاں تھیں ہم نے ان کے ڈیٹے نکلوائے ہیں، ان کو سرچ کیا ہے، وہاں سے پھر ہمیں یہ کلیو ملا ہے کہ یہ شہناز بی بی نے ایک اور خفیہ موبائل رکھا ہوا تھا چھوٹا، ایک ٹچ تو اس کے پاس تھا جو سب کو پتہ تھا پوری فیملی کو، جو بٹنوں والا موبائل تھا وہ کسی کو نہیں پتہ تھا، وہ ہم نے اس کا ڈیٹا نکلوایا تو وہ پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی شہناز کے استعمال میں تھا، یہ خفیہ طور پہ اسے طارق کے ساتھ رابطے میں ہوتی تھی مسلسل۔ تو اسی رات بھی شہناز نے چالاکی کی ہے کہ بھی اپنا موبائل استعمال نہ کروں، اس موبائل سے استعمال کروں، شاید یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ ہم نے موبائل بھی ریکور کیا ہے اور شہناز نے ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ بیسیکلی اس کا 1.5-2 سال سے طارق کے ساتھ تعلق تھا، تو اس کے بعد اس نے کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ تھا صفدر مرحوم وہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کے سلسلے میں، ابھی اس کو 10 دن ریسنٹلی آئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ اس کی دوستی اچھی خاصی چل گئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وہی جو بھی ہوئے تھے کہ ان نے پھر یہ پلان کیا ہے اس کو بیچارے کو ٹیبلٹ دے کے پھر اس کو رات کو طارق کو بلوا کے اس کا گلا دبا کے انہوں نے دونوں نے مل جل کے اس کو مار دیا ہے۔ اب شہناز بھی ایڈمٹ کر گئی ہے، انہوں نے اس کا اشنا بھی پکڑ لیا ہے۔ اشنا پکڑا گیا ہے، اشنا نے اعتراف جرم کیا ہے؟ جی بالکل، جیسے شہناز نے ہمیں بتایا ہے جو سٹوری اسی طرح اس نے طارق نے بھی بتایا کہ جو میں نے کیا ہے، کس طرح آیا ہوں، کس طرح اس کو مارا ہے، کس طرح ہم نے ٹیبلٹ دیے ہیں، وہ بھی سارا اس نے ایڈمٹ کیا ہے۔ تفتیش مزید جاری ہے، شہناز جیل چلی گئی ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ، تو ہم نے بھی انشاءاللہ مضبوط ایویڈنس بھی کلیکٹ کیے ہیں ہر طرف سے، تو وہ موبائل بھی ریکور کیا ہے، شہناز کا بھی ریکور کیا ہے، طارق کا بھی موبائل ریکور کیا ہے۔ ابھی طارق ریمانڈ پہ ہے، انشاءاللہ اس کے خلاف مضبوط ایویڈنس کلیکٹ کر کے ہم اس کو جیل بھجوائیں گے اور ان دونوں کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو سزا دیں۔ سلطان والا کا یہ واقعہ ہمیں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ایسے جرائم کے سماجی اور قانونی نتائج کیا ہونے چاہیے؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسے سانحات کے بعد
वाकई ही सबक सीखता है या हर नया वाकया पिछले वाकये की तरह सिर्फ एक खबर बनकर रह जाता है? और क्या रियासती इदारे ऐसे जराइम के सदेबाब के लिए मजीद मौसर इकदाम कर सकते हैं ताकि कोई और खानदान इसी तरह ना टूटे? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में घर से निकलने वाले नौजवान जब ख्वाबों के बजाय मौत की खबरें बन जाएं, तो ये सिर्फ एक सानिया नहीं रहता बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक कर्बनाक सवाल बन जाता है। गुजरांवाला के इलाके निगरी अहमद शाह से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान रोशन कल की उम्मीद लिए घर से निकले थे, मगर ईरान से इराक की सरहद उबूर करने की कोशिश में इनकी जिंदगियां खामोश हो गई। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि 3 माह गुजरने के बावजूद दोनों खानदानों को ये यकीन नहीं हो सका कि इनके बच्चों के साथ असल में ये कहानियां सिर्फ एक खबर नहीं होती बल्कि मुआशरे के एक तल्ख सच की अक्कासी करती हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी के ख्वाब नौजवानों को ऐसे रास्तों पर धकेल देते हैं जहां वापसी का कोई यकीन नहीं होता। दूसरी जानिब वो लोग भी हैं जो इंसानी मजबूरियों को कारोबार बना ले। ऐसे एजेंट सिर्फ पैसे नहीं लेते बल्कि ख्वाब बेचते हैं और फिर इन्हीं ख्वाबों पर ऐसे जराइम अब तक क्यों जिंदा है? हर साल दर्जनों नौजवान गैर कानूनी रास्तों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए जान गंवा देते हैं, मगर इस धंधे को चलाने वाले नेटवर्क्स क्यों खत्म नहीं होते? और वो कौन सी नफ्सियात हैं जो चंद सिक्कों के एवज इंसानों की जिंदगियां दांव पर लगा देती हैं? क्या ये सिर्फ लालच है या एक ऐसा बेहिस निजाम जहां किसी के ख्वाब भी एक सौदा बन जाता है? हमारे साथ कुछ हलवाईकीन खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई बताइएगा, क्या मामला हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा हुआ कि तकरीबन आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले हमें पटवारखाना से पटवारी साहब की कॉल आई थी कि आपको मिलना है। मैंने बोला किस सिलसिले में? उनको बोला यार बड़ा हसास मामला है, आके बताते हैं। उन्होंने इधर मेरे पास आए, मेरे राजका पे, उन्होंने बताया कि आपके इलाके के ये जो लड़के हैं ये चेक करो कि ना कि वरासा को मिलना है, कोई वेरिफिकेशन करनी है कि ये ईरान रोजगार के सिलसिला में गए थे, तो इनका पता करना ये कहाँ है या उनसे कोई राब्ता है या नहीं। तो हमने उनके वरासा को मिलाया, तो उनकी जो अपना तस्वीरें हैं उन्हें चेक की, ये पासपोर्ट भी इनका है और ये हमारा बेटा है। तो जो 2 लड़के थे हमारे मोहल्ला में, एक ये अदील है और एक ये हमजा, ये दोनों इकट्ठे गए थे ईरान से इन्होंने इराक में जाना था। तो वहाँ इनके साथ जो कुछ हुआ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो जो हमें डेड बॉडी की तस्वीरें आई हैं वो हमने चेक की है, और हमजा की डेड बॉडी की तस्वीर जो हमने अपना मैच की है वो हमजा ही था। लेकिन 2-3 दिन बाद, आज बल्कि परसों की बात है, दोबारा उन्होंने पिक्चर की सेंड की है कि चेक करो, दोबारा तस्दीक करो कि वाकई हमजा है। अगर हमजा है तो हम इसकी डेड बॉडी जो है ना आपको पंजाब या पाकिस्तान आपके रहायशगाह पे या अपना आपके शहर पे पहुंचा दे। हमने वो सारी तस्दीक करके घर वालों से मुशावरत करके वही हमजा की डेड बॉडी थी जो पिक्चर हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई थी। आज जो हमें इतला कल से राब्ते में थे कि किस टाइम डीसी ऑफिस जो है ना डेड बॉडी पहुंच रही है। तहसीलदार साहब हैं सोहेल रिजवान साहब, उनसे भी मेरा राब्ता था। तो हमने इधर डीसी ऑफिस में खड़े हैं अभी, तो डेड बॉडी इधर आई है, लेकिन वो जो डेड बॉडी आई है उसके साथ आईडी कार्ड जो है ना वो हमजा का ही है, लेकिन डेड बॉडी जो है ना हमने वो जो उसकी वेरिफिकेशन की है, तस्दीक की है, हमने शनाख्त परेड की है, उसमें वो हमजा की डेड बॉडी नहीं है। ये कोयटा से या पीछे ईरान से जो कुछ भी हुआ है डेड बॉडी चेंज हुई है। तो हमें आला हुकाम से यही इल्तमास है कि जो डेड बॉडी हमजा की है वो हमें मौसूल होनी चाहिए। इनके बेशतर वाकयात में असल अलमिया सिर्फ मौत नहीं बल्कि वो इंतजार होता है जो अलाहिकीन की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे खानदान बरसों तक अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर रहते हैं। इंसाफ और सच की ये राह अक्सर दिल के वालिदैन है, 5 लाख से ज्यादा उन्होंने हाथ से कैश जो है एजेंट को भी अदा किए और बच्चा भी इनका जो है लापता हो गया। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इनके बच्चों के बारे में जो है वो सही मालूमात फराम की जाएं। इस इलाके से जो 2 लड़के गए थे उनमें से एक लड़का अयान नामी वो वहां पे पहुंच चुका है इराक, वो जिंदा सलामत पहुंच चुका है, जबकि एक इसके अलावा एक और लड़का था हमजा उसका नाम था, उसकी डेड बॉडी तो कल यहाँ पे आई थी गुजरांवाला में, लेकिन उसके भी लुहायकीन ने
وہ ڈیڈ باڈی وصول نہیں کی کیونکہ وہ ڈیڈ باڈی لواحقین کے مطابق جو ہے وہ حمزہ کی تھی ہی نہیں. عدیل کے گھر والے کافی غمزدہ دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ فی الفور جو ہے ان کے بچے کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائے تاکہ ان بزرگ والدین کے دل کو جو ہے قرار آ سکے. 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی عدیل کے والدین اور بہنیں آج بھی اسی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے ہر دن امید اور مایوسی کے درمیان مولک ہے. وہ اب بھی اس خیال سے چمٹے ہوئے ہیں کہ شاید ان کا بیٹا زندہ ہو. یہ سانحہ ایک بار پھر اس تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ غیر قانونی انسانی اسمگلنگ صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک ایسا کاروبار ہے جو سینکڑوں خاندانوں کی خوشیاں نگل جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا سرحدوں کی نگرانی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عالمی سطح پر تعاون اس مسئلے کو روکنے کے لیے کافی ہیں؟ اور کیا ایسے ایجنڈوں کے لیے سزا اتنی سخت ہے کہ کوئی اور انسان دوبارہ کسی ماں کے بیٹے کو اس راستے پر بھیجنے کی جرت نہ کرے؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے. ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں. یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ نے کے